हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कोलिजन को। और कोलिजन कितने तरह का होता है, कोलिजन में क्या क्या चीजें होंगी, कोलिजन के फॉर्मूलाज क्या क्या है, कोलिजन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, और चूंकि आप 11th वाले हैं और जो अगर आप पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके जहन तक उतारने की पूरी कोशिश रहेगी, इसलिए इस लेक्चर में थोड़ा हल्का टर्मिनोलॉजी सब और बेसिक पॉइंट सब हम लोग समझेंगे कोलिजन के बारे में। सेंटर ऑफ मास के पूरे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कोलिजन। कोलिजन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कोलिजन मतलब होता है टकराव। कोलिजन मींस टकराव। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टकराव, ठीक है। टकराव, टकराव, या इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम डिफाइन कुछ ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन masses interact with each other, interact with each other, interact with each other, interact with each other and exert relative force, and exert relative force on each other is called collision, is called collision। तो कोलिजन है क्या, ये कहानी समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि जब मासेस टकराव कहने का मतलब कि जब मासेस आपस में इंटरेक्ट हो और इंटरेक्ट होने के दौरान जो एक दूसरे पर रिलेटिव फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, द होल सिनेरियो। ऐसा कर सकते हैं, इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सर्ट रिलेटिव फोर्स ऑन ईच अदर, then the whole scenario, then the whole phenomena is called collision। पूरे फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिजन बोलेंगे। तो कोलिजन की डेफिनेशन समझ में आ रही है। कोलिजन बेसिकली है टकराव, ठीक है। कोलिजन कितने तरह का होता है, ठीक है। कोलिजन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग जो समझने की बात कर रहे हैं वो क्या क्या है, देखिए इस लेक्चर में एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे उसको थोड़ा और ट्रिकी और शॉर्ट वे में समझेंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब वो ट्रिकी और शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगा कि कोलिजन के बारे में हमने क्या पढ़ा और उससे किस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कोलिजन में होगा ये कि जैसे अगर कोई टाइप बताने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए ये एक मास है m1, ठीक है, ये मास m1 है और ये जा रहा है कितना से, u1 वेलोसिटी से। मास m1 है, जा रहा है u1 वेलोसिटी से। और ठीक दूसरा मास है और ये जा रहा है u2 वेलोसिटी से m2। तो टकराने के लिए, दोनों को एक दूसरे से टकराने के लिए जाहिर सी बात है u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। u1 किससे बड़ा होगा, u2 से, तभी तो ये जाकर इससे टकराएगा। अब दोनों टकराया, ठीक है, दोनों टकराएगा तो कुछ जो ड्यूरिंग कोलिजन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों के बीच में इंपैक्ट हुआ, दोनों का शेप जो है वो कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि जब वो टकराएगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जब वो टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका शेप जो है वो कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये ड्यूरिंग कोलिजन की कहानी, ड्यूरिंग कोलिजन। और जब सेपरेट होगा तो कुछ ऐसा होगा, सेपरेट हुआ m1, ये आ गया v1 से, और m2 ये आ गया v2 से। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा होगा, v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा, बताइए।
v1 बड़ा होगा, यहां तो समझ में आ रहा है कि टकराएगा तो टकराने के बाद, टकराने के लिए जरूरी है कि पीछे वाली स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी तो टकराएगा। अगर ये स्पीड कम होगी तो इससे कोई टकराव नहीं होगा, ये तो अपना जाता चला जाएगा। इसलिए u1 बड़ा होगा किससे? u2 से। यहां पर थोड़ा सोचकर बताएं कि क्या हो सकता है, कौन बड़ा होगा, v1 या v2? यहां पर अगर आपके दिमाग में ये है कि v1 बड़ा होगा v2 से, तो ऐसा थोड़ी होता है कि गया और ऐसे ऐसे टकराता जा रहा है। मतलब ये अगर बड़ा होगा तो ये टकराएगा, फिर आएगा, फिर ज्यादा होगा, तो ऐसे ऐसे जाकर, ऐसे ऐसे तो कोलिजन होता नहीं, टकराया और ये भाग गया, कुछ ऐसा होता है। तो v2 बड़ा होगा किससे? v1 से। ठीक है, ये सिचुएशन है कोलिजन का। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इस कोलिजन में टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, क्या टाइप क्या क्या है? तो अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें, टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो कितने टाइप ऑफ कोलिजन देखने को मिलेंगे? तो टाइप ऑफ कोलिजन होता है पहला, बेसिकली अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो दो ही क्लासिफिकेशन नजर आएंगे। कौन कौन? तो पहला है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा, ठीक है, पहला क्या है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। बेसिकली यही दो है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अभी एकदम बेसिक बता रहा हूं आपको ताकि इतना भी एकदम बाउंस ना करे, इसलिए एकदम बेसिक से चलना। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक बेसिकली यही दो है। वैसे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो बहुत टाइप्स मिलेंगे, लेकिन अभी बार बार मैं कह रहा हूं बेसिक बता रहा हूं, इसलिए टाइप्स ऑफ कोलिजन कितने? तो बेसिकली दो, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। अब होगा क्या इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे कोलिजन में कौन कौन से मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं? तो आप खास कर देखें तो आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही है। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे लिए किस चीज का काम करेगा? तो पैरामीटर्स का काम करेगा। ठीक है, पैरामीटर्स का काम करेगा। पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है? तो पहला पैरामीटर क्या है? मास है, वेलोसिटी है। मास है, वेलोसिटी है। मास है, वेलोसिटी है। तो इस दोनों बॉल के पास क्या है? मास भी है, वेलोसिटी भी है। और मास और वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो हम लोग इसके मोमेंटम पर ध्यान देंगे कि मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है, क्या मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है। उसके बाद हम इसके किस हिस्से पे बात करेंगे? तो मास है और वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही इसके पास, तो इसके हम काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हम इसके किस चीज पर बात करेंगे? तो चूंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और जब ये टकराएगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। बहुत दफा ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 तरह का अगर मैं बॉल लूं, एक एग्जांपल से इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 4 तरह का बॉल लूं, अगर एक बॉल है, ये मान लेते हैं आटा का है, मतलब संधे हुए आटा का, जो रोटी बनाने से पहले होता है उसका है। उसके बाद दूसरा बॉल जो है ये टेनिस का बॉल है। ठीक है, टेनिस बॉल है। तीसरा जो बॉल है वो ड्यूस का बॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेदर बॉल। ठीक है, तीसरा जो बॉल है वो लेदर बॉल है। और चौथा जो बॉल है वो छोटा वाला क्रेजी बॉल, जिसको बोलते हैं मैजिक बॉल भी बोला जाता है उसको, क्रेजी बॉल। ठीक है, ये 4 तरह के बॉल। एक आटा, एक संधे हुए आटा का बना हुआ है, एक टेनिस का बॉल है, रबड़ बॉल, एक लेदर की बॉल है, ठीक है, और एक क्रेजी बॉल है, मैजिक बॉल। चारों को जब आप जमीन पर फेंकेंगे तो क्या होगा? आटा बॉल के साथ क्या होगा? थोड़ा विजुलाइज कीजिए।
इन चारों बॉल को जब आप फेंकेंगे जमीन पर, ठीक है, सरफेस पर आप फेंक रहे हैं, जैसे मान लीजिए रोड पर फेंक रहे हैं, तो रोड चूंकि पक्का है, सॉलिड जमीन पर आप फेंक रहे हैं, आपने आटा को फेंका, आटा गया, टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक होगा क्या? नहीं हुआ, वो चिपक गया जाके, ठीक है। दूसरा हमने किसे फेंका? लेदर बॉल को। तो लेदर बॉल को जब फेंकते हैं तो जब वो फेंकेंगे तो जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद वापस भी होगा, बाउंस बैक भी होगा, लेकिन उस हाइट तक नहीं आ पाएगा जिस हाइट से हमने फेंका है, ठीक है, उस हाइट तक नहीं आ पाएगा। और जब वो टकराएगा तो वहां पर साउंड भी सुनाई देगी आपको। टेनिस बॉल की बात करें तो जब हम इसे फेंकेंगे तो ये भी जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक होगा, लेकिन लेदर बॉल से थोड़ा ज्यादा हाइट गेन करेगा। और अगर हम मैजिक बॉल की बात करें, जो क्रेजी बॉल है, उसको जब हम फेंकेंगे तो वो भी जाएगा, जमीन से टकराएगा, और टकराने के बाद टेनिस से भी ऊपर, लेदर से भी ऊपर, टेनिस से भी ऊपर, वहां तक आएगा, लेकिन हमारे हाथ तक, अगर मान लीजिए मैं यहां से रिलीज करूं तो ये वापस मेरे हाथ तक नहीं आएगा, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नेचर में नहीं होता, लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। तो यहां मैं आपको इन चारों बॉल से क्या बता रहा हूं कि अलग अलग चीज, अलग अलग हाइट, दोनों क्या कर रहा है, अलग अलग बॉल अलग अलग हाइट गेन कर रहा है, और आटा बॉल क्या कर रहा है, वो गेन ही नहीं कर रहा है। तो लेदर बॉल में क्या हो रहा है, जब आप फेंक रहे हैं तो वो जाके टकरा रहा है, तो उसके पास एक हाइट से आपने फेंका, उसके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने छोड़ा तो उसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो जमीन से टकराया तो टकराने के बाद रिबाउंड हुआ तो फिर से उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन एट द सेम टाइम ड्यूरिंग कोलिजन उसने आवाज भी पैदा करी है, तो वहां पर क्या आ गया, साउंड एनर्जी। और अगर मान लीजिए कहीं आप उसको हटाए और कुछ सेंसिटिव थर्मामीटर लगाए तो आपको थोड़ा टेम्परेचर भी चेंज, फ्लक्चुएट होगा, इसका मतलब कि एनर्जी का लॉस हुआ। एक्चुअल में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी वहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया, साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में, और जो बची हुई एनर्जी थी उसी को लेकर वो वापस रिबाउंड होने की कोशिश किया, लेकिन एनर्जी तो खर्च हो गई दूसरे फॉर्म में, तो उतनी एनर्जी लेकर आया नहीं, तो वो उस हाइट तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो ज्यादा हाइट कवर नहीं करता। तो बेसिकली देखा जाए तो हम एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, तो इसके पास सब टाइप का एनर्जी है, इसलिए हम बात करते हैं यहां पर एक और पैरामीटर इसका लिखेंगे जिसका नाम है टोटल एनर्जी। ठीक है, इसका नाम क्या है, टोटल एनर्जी। तो मोमेंटम की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और किस चीज की बात करेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करेंगे। और क्या है टोटल एनर्जी के बाद, और क्या है, तो वो टर्म जो इन सब चीजों को थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, वो चीजें क्या है, तो उसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, क्रेजी बॉल मिटा देते हैं, काम हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसका सिंबल होता है E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हम लोग जो बेसिक टर्म है उसमें ये समझेंगे और उसी चीज को इसके मदद से समझेंगे। तो जब हम इसके मदद से इन सब चीज को समझेंगे तो ये हम समझ चुके होंगे अभी, और जब इसके मदद से समझेंगे तो और भी जल्दी समझ में आएगा और आसान लगने लगेगा, और ये थोड़ा छोटा कर देगा। तो छोटा जब करेगा तो आपको परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने इसका एक्सपैंड फॉर्म देखा हुआ है, तो जब एक्सपैंड फॉर्म देखा हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म भी इजीली दिमाग में चला जाएगा। तो ये पैरामीटर्स क्या क्या, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें कुछ चीजें और है, वो क्या है इससे पहले आप नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूं, बता रहे, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब जो और कुछ टर्म है वो मैं बताने वाला, वो क्या है, देखिए, इसे मैं बिठा देता हूं ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि याद रखिए रेस्टिट्यूशन जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ये चीजें और आसान हो जाएगी और छोटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें और क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। कुछ चीजें और ये है कि जैसे ये मान लेते हैं ये चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये M1 ऐसे जा रहा है, इसका एरो छोटा कर देते हैं, M1 ऐसे जा रहा है U1 से, ठीक है, M1 ऐसे जा रहा है U1, ठीक है, और
ठीक इसके आगे एक M2 है, ठीक है, ठीक इसके आगे एक M2 है जो ठीक ऐसे जा रहा है U2 से, M1 जा रहा है U1 से, M2 जा रहा है U2 से, ठीक है। अब ये दोनों एक ही सरफेस पर ऐसे मूव कर रहे हैं, एक ही सरफेस पर मूव कर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो आपको एक चीज मिलती हुई नजर आएगी, और वो ये है कि दोनों का ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसको मैं ब्लैक से और डार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये इसका लाइन ऑफ मोशन है। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन। दोनों एक ही लाइन पर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन पर जब चले तो इसको इसका क्या कहेंगे, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दोनों लाइन ऑफ मोशन किसे करना है, जब दोनों एक लाइन, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे दोनों, तो वो जो पाथ होगा, वो जो लाइन होगी, उस लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ मोशन। लाइन को क्या कहना है, लाइन ऑफ मोशन। अब दूसरी चीज क्या समझना है, देखिए दोनों ऐसे जा रहा है और ठीक आगे जाकर दोनों टकरा गया, ठीक है। ये M1 और M2, M1 और M2, ये M2 टकरा गया, ठीक है। ये टकरा गया है, सरफेस इसके नीचे ब्लू कलर से ये टकरा गया, ठीक है। और अब जो टकराव हुआ, तो ये कुछ ऐसा टकराव हुआ, मतलब कि ध्यान से अगर देखें तो M2 इधर लगाएगा नॉर्मल, M2 नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, M2 इधर लगाएगा नॉर्मल, और M1 किधर लगाएगा, तो M1 फोर्स लगाएगा, M1 नॉर्मल लगाएगा इधर। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, जो जमीन से हम लोग गेन करते, जैसे जमीन है, अर्थ है, इस पर लगा mg इधर लगा, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वही वाला नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें और मैं दोनों की लाइन को, दोनों को देखें, तो दोनों का नॉर्मल एक ही लाइन पर है, ठीक है। दोनों का नॉर्मल जो है वो एक ही लाइन पर है, दोनों का नॉर्मल एक ही लाइन पर है, जिसे मैं ब्लू से थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं। दोनों का नॉर्मल किधर है, एक ही लाइन पर है। तो ये जो नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है जिस लाइन के अलोंग, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर है बात एकदम, कि लाइन ऑफ इंपैक्ट किसे कहा जाए और लाइन ऑफ मोशन किसे कहा जाए, ठीक है। जिस लाइन के अलोंग दोनों मूव करे, मतलब दोनों की वेलोसिटीज एक ही लाइन के अलोंग है, तो लाइन ऑफ मोशन। और दोनों जब टकराएगा, कोलिजन होगा आपस में, तो दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाए, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो दोनों एक ही लाइन पर पड़े, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ में आ गया, लाइन ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ में आ गया। अब देखें कि अगर, ठीक है, अगर लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, अब ये लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ में आ गया। अब यहां से इसका टाइप देखते हैं, ठीक है। अगर इफ, ठीक है, इफ अगर मान लेते हैं कि दोनों ये टकराया, ये M1 जा रहा है इधर U1 से, और M2 भी जा रहा है इधर, M2 भी जा रहा है इधर U2 से, ठीक है। दोनों टकराएगा, जाहिर सी बात है, सेम सिचुएशन है जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है, दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों टकराएगा, दोनों यहां टकराया, ठीक है। ये M2 और इधर हो गया ये M2, ठीक है, और ये हो गया M1, ठीक है, ये हो गया M1, ठीक है। M1 इस पर नॉर्मल लगाया इधर, और M2 नॉर्मल लगाया इस पर, इस तरफ। तो दोनों का लाइन ऑफ मोशन, देखिए लाइन ऑफ मोशन को मैं दिखाता हूं ब्लैक से, ये दोनों का लाइन ऑफ मोशन है, तो दोनों का लाइन ऑफ मोशन भी सेम,
ठीक है, लाइन ऑफ मोशन भी सेम है और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी सेम है, मतलब कि दोनों का यही क्या है, लाइन ऑफ मोशन भी है और यही क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है, दोनों का यही है। तो जब कोलिजन में ये दोनों सेम हो जाए कि दोनों का लाइन ऑफ मोशन भी एक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी एक है, तो हम इस तरह के कोलिजन को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन क्या है, ये समझ में आ रही है बात। जब दोनों का लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों एक ही हो तो हम उसे कहते हैं, उस तरह के कोलिजन को क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल नहीं हो, दोनों सेम नहीं हो, दोनों डिफरेंट हो। उस तरह के लिए देखें तो उस तरह के लिए यहां मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या है हेड ऑन कोलिजन, क्या ये समझ गए। अब अगर मान लेते हैं कि एक M1 ऐसे जा रहा है, M1 जा रहा है ऐसे, M1 U1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ठीक इससे थोड़ा सा हटके, मतलब थोड़ा सा हटके कुछ यहां से M2 U2 ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा इसके नीचे, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये है लाइन ऑफ मोशन, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है और इसका लाइन ऑफ मोशन ये, दोनों का लाइन ऑफ मोशन भी अलग अलग, ठीक है, और आगे जाता है और दोनों टकरा जाता है, ठीक है। तो टकराया कैसे, देखें, दोनों गया और ये M1 यहां और M2 यहां, M2 यहां है, M2 यहां है, दोनों टकराए। और आपको नॉर्मल के बारे में मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ में पढ़ाया था कि नॉर्मल जो रहता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर रहता है। तो ईमानदारी से बताएं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है। तो नॉर्मल M1 जो लगाएगा वो किधर लगाएगा, नॉर्मल M1 जो लगाएगा वो इधर लगाएगा, M2 जो नॉर्मल लगाएगा वो किधर लगाएगा, तो M2 इधर लगाएगा, M2 इधर लगाएगा, ठीक है, M2 इधर लगाया नॉर्मल। तो अब ध्यान से देखें, दोनों का लाइन ऑफ मोशन पैरेलल है, दोनों का लाइन ऑफ मोशन पैरेलल है और नॉर्मल दोनों का अलग है। तो इसके लिए अगर हम दोनों के लाइन ऑफ मोशन को कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल और उसके लिए एक दिखाएं अगर, तो दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है वो कुछ ऐसा है, लाइन ऑफ मोशन कुछ ऐसा, ठीक है, ये लाइन ऑफ मोशन हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं, इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। बात समझ में आ रही है। इलास्टिक और इनइलास्टिक पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी था कि लाइन ऑफ मोशन क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है और हेड ऑन कोलिजन क्या होगा और ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी कि ऑब्लिक कोलिजन किसे कहते हैं और हेड ऑन कोलिजन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों एक लाइन पर नहीं है, दोनों के बीच में एंगल है। तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। और जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक लाइन पर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, हेड ऑन कोलिजन कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इलास्टिक और इनइलास्टिक को समझते हैं अच्छे से, उसमें कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फिर उसी चीज को इसके बेसिस पर समझेंगे। फटाक से नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और नोट करना ना भूलें।
ठीक है, आइए देखिए यहां तक की कहानी क्लियर है। अब बात करते हैं जो मैंने अभी दो बताया, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, वो बेसिकली क्या है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन जनरली आपको क्या देगा, तो हेड ऑन कोलिजन देगा वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, या मोशन से बेहतर है कि वन डायमेंशनल क्या लिख दे, कोलिजन लिख दे, क्योंकि कोलिजन चल रहा है, इसलिए हेड ऑन कोलिजन क्या देगा, वन डायमेंशनल कोलिजन देगा। और ऑब्लिक कोलिजन क्या देगा, ऑब्लिक कोलिजन देगा टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक क्या देगा आपको, टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन क्या देगा आपको, वन डायमेंशनल, ऑब्लिक कोलिजन क्या देगा आपको, टू डायमेंशनल कोलिजन। अब यहां पर ये समझने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं हेड ऑन कोलिजन, जो एक्चुअली में वन डायमेंशनल कोलिजन है। तो टॉपिक है हमारा 1D कोलिजन। ठीक है, 1D कोलिजन जो एक्चुअली में हेड ऑन है, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, इसके अंदर कोलिजन कितने तरह का, बेसिकली मैंने बताया आपको दो तरह का। पहला इलास्टिक कोलिजन, तो इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, जो थोड़ा सा रटने की चीज है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इट इज द कोलिजन इन विच, इट इज द कोलिजन इन विच there is completely no loss of काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, उसे कहेंगे जिसमें कंप्लीटली नो लॉस ऑफ क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। दूसरा क्या, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने के बाद क्या कंजर्व होगा, तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। अब बात करते हैं हेड ऑन कोलिजन में ही दूसरा नंबर जिसका नाम है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इट इज द कोलिजन इन विच there is some loss of kinetic energy, जहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक है, मतलब लॉस कहें तो इसका मतलब वो रूप चेंज हो जाएगा, एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो अपना सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपना रूप चेंज कर लेती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला कि मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है,
और तीसरा टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी हैं। अब इससे थोड़ा एक और आ जाएगा, इन इलास्टिक का ही सब आप कह सकते हैं, जिसे हम लोग एज ए 13, बेसिकली यही 2 है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। लेकिन तीसरा क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या होता है, तो देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है कि इफ द masses get attached to each other, after collision, अगर टकराने के बाद दोनों चिपक जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था आटा बॉल, तो आटा बॉल को जमीन पर फेंकिए वो बाउंस ही नहीं करेगा, वो चिपक जाएगा। तो उस तरह के कोलिजन को हम क्या कह सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लीजिए गोली लगी किसी पर, आपने गोली, आप नहीं, किसी ने गोली आप पर भी नहीं, किसी पर किसी ने गोली चलाई और गोली आई और उसके बदन में अंदर गई और वो फिर पीछे मूव हुआ उसके झटके से। ठीक है, तो झटके से मूव हुआ तो वो गोली और आदमी, गोली अंदर जैसे ही गई, आदमी दोनों साथ में मूव कर रहा है, तो यहां पर आप क्या कहेगा, मर गया नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फिर उसकी आत्मा आपको सताएगी, कहेगा मर गए तो बचाया नहीं, चिल्लाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मारिए साले को। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है द masses अटैच्ड टू ईच अदर आफ्टर क्या हो जाए, कोलिजन, टकराने के बाद चिपक जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, कीचड़ दीवार पर फेंकना, मड थ्रोन ऑन वॉल। ठीक है, मड थ्रोन ऑन वॉल। गांव में देखिएगा वो गाय का गोबर का वो मड केक, क्या बोलते हैं उसको, काउ डंक, डंक केक जो होता है वो ऐसे लेके दीवार पे, ऐसे एक ऐड भी आया था, नेरो लेके व्हाइट दंगल में करते नहीं है, वो तो पूरा फेमस है। अरे काउ डंक केक भी होता है। हाँ तो दंगल में अनुष्का शर्मा का है, सुल्तान। ठीक है, मड थ्रोन ऑन वॉल। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, करेंगे क्या हम लोग, देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला जो निकालेंगे उस पर कुछ स्पेशल केसेस होंगे, फिर उसी फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन समझेंगे, वही सब चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा और सिंपल और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल मास और सेंटर ऑफ मास का जो सीरीज है, वो लास्ट लेक्चर होगा वेरिएबल मास। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे फॉर्मूलाज। कौन सा फॉर्मूला, जो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिला है, वेलोसिटी v1 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 u2, ऐसा करके बुक में आपने फॉर्मूला, ये कट गया है। ठीक है, ऐसा करके आपने बुक में फॉर्मूला देखा होगा। फिर से मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी m2 प्लस m1, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है, प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह का फॉर्मूला आपने किताबों में देखा होगा। तो इस तरह के फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं, और उसका लिंक आपको यहां डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।